लेक्चर में हमने जो पढ़ा था वो था घन कोण। तो घन कोण हमने पढ़ लिया था, लेकिन घन कोण का एक स्पेशल केस बाकी है, तो वो करवा देते हैं। मान लेते हैं कि कोई बिंदु O है, O बिंदु से R दूरी पर कोई क्षेत्रफल वेक्टर अवयव dA है, ठीक है। ये क्षेत्रफल अवयव dA है O बिंदु से R दूरी पर, ये इस क्षेत्रफल अवयव की दूरी R है। O बिंदु से R दूरी पर कोई क्षेत्रफल अवयव dA है, ये हमने मान लिया। D O से इसकी दूरी R है, यहाँ से दूरी R है, ठीक है। अब इसके दोनों किनारे को अगर हम मिला लें O से, तो ये हमारा घन कोण होता है। यहाँ जो कोण बनता है वो घन कोण होता है। तो यहाँ पे O बिंदु से R दूरी पर लिखेंगे, माना O बिंदु से R दूरी पर कोई क्षेत्रफल अवयव dA है तथा O से dA को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश एकांक वेक्टर n कैप है, और dA वेक्टर जो होगा वो dA के तल के अभिलंबवत होगा, ये dA वेक्टर होगा, ठीक है। तो dA वेक्टर फिर से लिखेंगे, dA वेक्टर तथा n कैप के मध्य कोण थीटा है। तो ऐसी दशा में घन कोण ओमेगा कैसे निकलेगा ये लिखना है, ये लिखना था dA तथा n कैप के मध्य कोण थीटा है। फिर से लिखेंगे बिंदु O को केंद्र मानकर R त्रिज्या का एक गोलीय पृष्ठ की कल्पना करते हैं। dA वेक्टर का अवयव dA cos थीटा, ये हमने बनाया dA cos थीटा, ये डैश बना रहे हैं। dA वेक्टर का अवयव dA cos थीटा, इसके साथ इधर dA cos थीटा, क्योंकि dA वेक्टर ये है, बीच में कोण थीटा है, तो ये बन जाएगा dA cos थीटा, ठीक है। तो ये dA cos थीटा जो होगा वो n कैप की दिशा में होगा, तो लिखेंगे dA वेक्टर का अवयव dA cos थीटा n कैप की दिशा में होगा तथा हमारे गोलीय पृष्ठ के तो क्या लिखा था कि dA वेक्टर का घटक dA cos थीटा n कैप की दिशा में होगा तथा यह क्षेत्रफल अवयव dA cos थीटा का क्षेत्रफल अवयव जो है वो हमारे काल्पनिक पृष्ठ, जो हमने R त्रिज्या का एक गोलीय पृष्ठ बनाया है, तो यह हमारे लिखेंगे dA cos थीटा हमारे काल्पनिक पृष्ठ पर प्रक्षेप होगा, मतलब dA का प्रक्षेप dA cos थीटा हमारे काल्पनिक पृष्ठ पर होगा, ये शब्द लिखना है। dA का प्रक्षेप dA cos थीटा हमारे काल्पनिक पृष्ठ पर प्रक्षेप होगा। तो इससे क्या पता चला कि जो घन कोण होता है वो होता था d ओमेगा बराबर dA बटे r स्क्वायर, जहां dA जो होता था वो n कैप की दिशा में क्षेत्रफल अवयव होता था। तो n कैप की दिशा में इस बार क्या है dA cos थीटा, तो यहां हो जाएगा dA cos थीटा, ठीक है। तो ये हमको बताना था, d ओमेगा बराबर dA cos थीटा बटे r स्क्वायर होता है जब क्षेत्रफल वेक्टर और n कैप के बीच कोण थीटा हो, तब ये वाला फार्मूला लगाते हैं। बस इतना ही बताना था घन कोण में, ये याद रखेंगे और जो बोला है वो लिख लेना। अब पढ़ेंगे वैद्युत फ्लक्स। अगली हेडिंग है वैद्युत फ्लक्स। वैद्युत फ्लक्स, वैद्युत फ्लक्स। तो वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा क्या लिखेंगे? किसी वैद्युत क्षेत्र में रखे
लूप या फिर पृष्ठ, लूप के पृष्ठ के अभिलंबवत गुजरने के बाद वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, किसी वैद्युत क्षेत्र में रखे लूप के पृष्ठ के अभिलंबवत गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को हम क्या कहते हैं, वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। लूप क्या होता है, लूप एक कैसा भी तार है, चालक तार है, जो एक जिस जगह से चलेगा उसी जगह आके खत्म हो जाएगा। अब ये दोनों जुड़ेंगे नहीं तो फिर इसमें लूप में धारा प्रवाह नहीं होगा, क्योंकि जुड़ जाएगा तो धारा प्रवाह नहीं होगा यहाँ पे। तो ये भी लूप है, कैसे भी सेट कहो, बस जहां से चालू हो वहीं पे आके खत्म हो जाए तो वो लूप कहलाता है। ये त्रिकोणमितिक लूप है, मतलब क्या है, त्रिभुज के आकार का, ये गोले उसके आकार का है, सर्कल के आकार का। ठीक है, और ये रेक्टेंगल के आकार का यानी आयत के आकार का है, और ये क्या था, वृत्त के आकार का। तो ये सारे लूप हैं। ठीक है, ये वैद्युत क्षेत्र में रख करके इनमें धारा वारा प्रवाहित कराई जाती है, आगे चल के कभी पढ़ेंगे। तो ये लूप के वो हो गए टाइप, मतलब लूप क्या होता है वो बता दिया। तो ये लूप समझ आया। तो लूप क्या होता है, लूप का पृष्ठ होगा, उसके अभिलंबवत गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को हम वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। ये हो गई वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा। अभी ये समझ आ जाएगी, थोड़ा सा रुक जाइए, अभी हम इसके बाद लिखेंगे। वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा हो गई है, अब इसी से वैद्युत फ्लक्स का डेरिवेशन है, तो उसे लिखेंगे। माना एक समान वैद्युत क्षेत्र ए में, माना एक समान वैद्युत क्षेत्र ए में, माना एक समान वैद्युत क्षेत्र ई में ए क्षेत्रफल ये क्षेत्र है, चलो पूरा लिख दे रहे हैं। ये क्षेत्र है एक समान वैद्युत क्षेत्र ई में ए क्षेत्रफल का एक लूप अभिलंबवत रखा है, अभिलंबवत, या फिर बोले एक, माना एक समान वैद्युत क्षेत्र ई में ए क्षेत्रफल का एक लूप क्षेत्र के अभिलंबवत रखा है, ऐसे लिख देते हैं। क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र की बात कर रहे हैं, क्षेत्र के अभिलंबवत रखा है, तो लूप से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स को हमेशा फाई से डिनोट करते हैं। तो पूरे अगर क्षेत्र, तो ये हो जाएगा E इंटू ए। ठीक है, फाई बराबर E इंटू ए, ऐसा है। इसका चित्र अगर देखें तो ये मान लेते हैं कि एक समान वैद्युत क्षेत्र E है, ये एक समान वैद्युत क्षेत्र E है, और इसमें कोई लूप रखा है जिसका क्षेत्रफल वेक्टर जो है वो E की ही दिशा में है, A वेक्टर भी इसी दिशा में और E वेक्टर भी इसी दिशा में। तो दोनों के बीच कोण 0 हो जाएगा, तो फाई बराबर E इंटू ए। ये केस स्पेशल केस है जब अभिलंबवत रखा जाता है, मतलब दोनों A वेक्टर और E वेक्टर दोनों का
एक ही दिशा होती है तब के लिए फाई बराबर ई इंटू ए आता है। अब इसी में लिखेंगे फिर से, इसे आगे लिखेंगे पैराग्राफ चेंज करके, यदि वैद्युत क्षेत्र ई तथा क्षेत्रफल अवयव डीए हम लिख देंगे, यदि वैद्युत क्षेत्र ई सूक्ष्म पृष्ठीय क्षेत्रफल अवयव से थीटा कोण पर गुजरता है तो वैद्युत फ्लक्स क्योंकि ये क्या है, सूक्ष्म पृष्ठीय क्षेत्रफल अवयव, क्षेत्रफल अवयव क्या होता है, सूक्ष्म पृष्ठीय क्षेत्रफल अवयव डीए होता है, डीए से थीटा कोण पर। तो यहाँ पे चित्र बना देते हैं फिर फ्लक्स समझा देंगे। मान लेते हैं कि हमारा जो ये वैद्युत क्षेत्र है वो एक समान तो है, लेकिन इसकी दिशा जो है वो हमारे पृष्ठ के क्षेत्रफल से बदल जाती है, अलग है। तो हम एक सूक्ष्म पृष्ठीय क्षेत्रफल मानते हैं, इसकी दिशा ये है डीए, डीए की दिशा, ठीक है। और ये है हमारे, थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है, ये हमारा वैद्युत क्षेत्र है, तो यहां से जो रेखा जाएगी वो ऐसे जाएगी, तो ये हमारे वैद्युत क्षेत्र की दिशा ई है, ठीक है, ये ई वेक्टर है। और इनके बीच अगर थीटा कोण है, मान लेते हैं ये डीए है, ये इसका डीए क्षेत्रफल का सूक्ष्म क्षेत्रफल अवयव है, जिसका डीए परिमाण है। तो डीए वेक्टर हमेशा क्या होता है, क्षेत्रफल के तल के अभिलंबवत होता है। तो ये हो गया डीए की दिशा और ये हो गई ई की दिशा, दोनों में अगर थीटा का कोण है तो हमें जो वैद्युत फ्लक्स आएगा उसे, क्योंकि ये क्षेत्रफल अवयव है तो वैद्युत फ्लक्स भी डी फाई आएगा, डी ए के लिए डी फाई, छोटा सा वैद्युत फ्लक्स, ठीक है, थोड़ा सा। तो डी फाई बराबर ई वेक्टर डॉट डीए वेक्टर, ये पूरा हमारा डेरिवेशन है। पिछला जो केस था वो स्पेशल केस था जब इन दोनों के बीच में 0 डिग्री का कोण होता है, यानी तल के अभिलंबवत सारी वैद्युत बल रेखा निकलती है, तब का केस पिछला था। ये हमारा डेरिवेशन है, ऐसे ही डेरिवेशन करते हैं, वो स्पेशल केस अभी आ भी जाएगा इस बार भी देखना। तो डी फाई बराबर ई डॉट डीए, और दो वेक्टर का अदिश गुणन है ये, एक ये वैद्युत क्षेत्र वेक्टर है और ये एरिया वेक्टर है। तो इनमें क्या है, ये स्मॉल, ये छोटे से भाग से निकलने वाला वैद्युत क्षेत्र है, या फिर सूक्ष्म क्षेत्रफल पृष्ठीय क्षेत्रफल अवयव से निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स है। तो इसका मतलब पूरे पृष्ठ से निकलने वाला लिखेंगे, संपूर्ण पृष्ठ से निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स वो कितना हो जाएगा, डी फाई का समाकलन, जब भी छोटे से बड़े में जाते हैं तो समाकलन करते हैं, डी फाई का समाकलन यहाँ ई वेक्टर डॉट डीए वेक्टर, इन दोनों का समाकलन हो जाएगा। तो दो वेक्टर का अदिश गुणन है ये दो वेक्टर डॉट प्रोडक्ट को हम अदिश गुणन कहते हैं। तो अगर यहां समझा देते हैं अलग से, अगर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर यानी दो वेक्टरों का अदिश गुणन होता है तो वो होता है ए का परिमाण फिर बी का परिमाण और दोनों वेक्टरों के बीच का कोण का cos घटा, तो cos थीटा, ये होता है सूत्र। तो यही लगाना है यहाँ पे। तो डी फाई का समाकलन हो जाएगा फाई, और यहाँ
समाकलन का चिन्ह ई वेक्टर का परिमाण dA वेक्टर का परिमाण EDA हो गया, और इन दोनों के बीच का कोण क्या है, cos थीटा, जो भी है उसका cos घटक, तो थीटा कोण है तो cos थीटा। तो ये हमारा फाई का या फ्लक्स का फॉर्मूला है, EDA cos थीटा। इसके बाद हम इसे समाकलन अगर कर लें, जैसे अगर क्या हो अगर स्पेशल केस क्या हो सकता है, जब थीटा बराबर 0, थीटा 0, अगर पृष्ठीय क्षेत्रफल वैद्युत बल रेखाओं के लंबवत है, मतलब थीटा की वैल्यू 0 है। अब ये लंबवत है का मतलब थीटा 0 है, इसका मतलब ये है, देखो ये है हमारा पृष्ठ, मान लेते हैं कि ये वैद्युत, ये क्या है, ये पृष्ठीय क्षेत्रफल है, तो क्षेत्रफल ये हुआ, और क्षेत्रफल की दिशा ये होती है, ये इस लंबवत जो आएगा ये वेक्टर ए है, और अगर क्षेत्रफल के लंबवत वैद्युत क्षेत्र है, अलंबवत ही क्षेत्रफल वेक्टर हो गया, तो उन दोनों के क्षेत्रफल वेक्टर, ये क्षेत्रफल वेक्टर है, ठीक है, ये मान लेते हैं हमारा अंगूठा जो है वो क्षेत्रफल वेक्टर है, और इस तल के लंबवत क्या होता है, क्षेत्रफल वेक्टर होता है, तल के लंबवत क्षेत्रफल वेक्टर dA बना दिया, और इसी तल के लंबवत अगर वैद्युत क्षेत्र हो गया तो दोनों एक ही दिशा में हो गए, क्षेत्रफल भी और वैद्युत क्षेत्र भी, तो इनके बीच वैद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल के बीच का कोण 0 हो गया। तो ये जब थीटा 0 होगा तो ये पृष्ठीय क्षेत्रफल और वैद्युत बल रेखा लंबवत हो जाएंगी, तो फाई बराबर, अगर cos 0 रख देंगे तो फाई बराबर आ जाएगा इंटीग्रल समाकलन EDA, और यहाँ cos 0 का मान कितना होता है 1, तो यहाँ फाई बराबर हो जाएगा EDA, ठीक है इतना, और EDA को जब हम आगे सॉल्व करेंगे तो E बचेगा, क्योंकि E एक समान वैद्युत क्षेत्र है, कांस्टेंट है, DA ये बदलेगा, समाकलन होगा तो DA का समाकलन A हो जाएगा, तो E इंटू A आ जाएगा, फाई बराबर E इंटू A, ठीक है। तो ये स्पेशल केस जो पहले करवा दिए थे ये यहाँ भी निकल के आ गया, और ये मेन फॉर्मूला है, फाई बराबर इंटीग्रल EDA cos थीटा। तो ये था हमारा वैद्युत फ्लक्स। कल करेंगे गॉस की प्रमेय अगले लेक्चर में।